गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आज हम वैक्सीनेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसे हम वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन या प्रिवेंशन के नाम से जानते हैं। और जो कि ANM, GNM, स्टाफ नर्स, CHO, ऑल स्टेट CHO के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये। तो आइए बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और साथ में बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, आइए बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, इन्फ्लुएंजा H1N1 वैक्सीन को किस वर्ष मंजूरी दी गई है। इन्फ्लुएंजा H1N1 वैक्सीन वाज अप्रूव्ड इन द ईयर 2005, 2009, 2012, 2010। तो इसका राइट आंसर सही है 2009। इसका राइट आंसर बी सही है। इन्फ्लुएंजा H1N1 वैक्सीन अप्रूव्ड इन द ईयर मतलब किस वर्ष मंजूरी दी गई है, तो 2009 में मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा के बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं, क्या है। H1N1 The H1N1 फ्लू समटाइम्स कॉल्ड स्वाइन फ्लू, मतलब H1 और N1 फ्लू जो है समटाइम कुछ समय के लिए क्या कहा जाता है, उसे समटाइम के लिए कहा गया था स्वाइन फ्लू। इज ए टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस, ये एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा ए वायरस है। एन इन्फेक्शन दैट ए टाइप ऑफ फ्लू, एक इन्फेक्शन जो कि फ्लू टाइप का है इन्फ्लुएंजा, इसे इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। ये फ्लू किसके कारण होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। इट्स कॉल्ड स्वाइन फ्लू, इसे हम स्वाइन फ्लू के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इट्स क्योंकि सिमिलर टू ए फ्लू वायरस, ये एक फ्लू वायरस के समान होता है, जो कि अफेक्ट करता है पिग्स, मतलब स्वाइन, मतलब पिग्स मतलब होता है सुअर में, जो सुअर होते हैं उनमें पाया जाता है स्वाइन, इसे स्वाइन नाम से जानते हैं। द वायरस, ये वायरस लीड करता है टू ए लंग्स को, ये लंग्स को लीड करता है। रेस्पिरेशन डिसीज इज ए डिसीज इन पिग्स, मतलब ये पिग्स में डिसीज होता है, ये मतलब पिग्स सुअरों में डिसीज पाया जाता है। स्वाइन फ्लू H1N1, स्वाइन फ्लू जो होता है H1N1 के नाम से जानते हैं इसे। और इज ए रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, और इससे हमारा जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, इज ए रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इन ह्यूमन, मतलब रेस्पिरेटरी इन्फेक्टेड होता है ह्यूमन में हमारे जो रेस्पिरेशन प्रक्रिया है उस पर इफेक्ट होता है, ये अफेक्टेड होता है। इन्फेक्शन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन होता है ह्यूमन मनुष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, BCG टीकाकरण की खुराक है कितनी। डोसेज ऑफ BCG वैक्सीनेशन एज, तो कितनी है, 0.5 ml, 5.0 ml, 0.1 ml या 1 ml। तो इसका राइट आंसर है ए सही, सॉरी सी सही। इसका राइट आंसर सी सही है, 0.1 ml। इसका राइट आंसर सी सही है, इसका राइट आंसर सी सही है, सी 0.1 ml दिया जाता है डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, MMR वैक्सीन को उनकी पहली खुराक किस उम्र में दी जाती है। द फर्स्ट डोसेज ऑफ MMR वैक्सीन इज गिवन एट द एज ऑफ MMR। द फर्स्ट डोज ऑफ MMR वैक्सीन इज गिवन एट द एज ऑफ
MMR की पहली डोज या पहली खुराक कब दी जाती है या किस उम्र में दी जाती है? 12 से 15 मंथ में, 9 मंथ में, 6 मंथ में, 9 वीक्स में। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? फर्स्ट डोज ऑफ MMR गिवन एट द एज ऑफ। तो इसकी राइट आंसर होगा 9 मंथ। बी सही आंसर है। इसका राइट आंसर बी सही है। बी, इसका राइट आंसर बी सही है। तो MMR की फर्स्ट डोज दी जाती है 9 मंथ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ILR को इसके लिए डिज़ाइन किया जाता है। किसके लिए? ILR इज डिजाइंड फॉर, किसके लिए किया जाता है? डिसइंफेक्शन ऑफ शार्प मटेरियल्स, स्टेरिलाइजेशन ऑफ रबर ग्लोव्स, इंक्यूबेशन कल्चर मीडियाज, स्टोरिंग वैक्सीन। ILR इज डिजाइंड फॉर। ILR डिजाइन किया जाता है किसके लिए? ILR डिजाइन किया जाता है ILR डिजाइन किया जाता है। राइट आंसर इसका सही होगा डी, स्टोरिंग वैक्सीन के लिए। ILR डिजाइन किया जाता है वो स्टोरिंग वैक्सीन के लिए किया जाता है। राइट आंसर डी सही है। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके बारे में देखते हैं क्या है। ILR मेंटेन्स कैबिनेट टेम्परेचर बिटवीन +2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड +8 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ILR मेंटेन ए कैबिनेट टेम्परेचर। ILR जो है मेंटेन करता है कैबिनेट टेम्परेचर को बिटवीन 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इट इज़ यूज्ड, इसको यूज किया जाता है स्टोर UIP वैक्सीन के लिए। UIP वैक्सीन पर 8 PSC एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। UIP वैक्सीन जो होती हैं स्टोर में उनके लिए यूज किया जाता है PSC एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। क्वेश्चन नंबर 5। कोल्ड चेन प्रक्रिया में ठंडे कमरे में चलना वैक्सीन को महीने तक स्टोर करना। मतलब कितने महीने तक स्टोर किया जाता है? कोल्ड चेन प्रक्रिया में ठंडे कमरे में चलना वैक्सीन को कितने महीने तक स्टोर करना? इन कोल्ड चेन प्रोसेस द बल्क इन कोल्ड रूम्स स्टोर वैक्सीन अप टू कितने महीने तक स्टोर किया जाता है? 1 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। 1 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। तो इसका राइट आंसर सही है बी सही है। राइट आंसर बी सही है, 3 महीने। राइट आंसर बी सही है, 3 महीने। कोल्ड चेन प्रक्रिया में ठंडे कमरे में चलना और वैक्सीन को 3 महीने तक स्टोर करना, 3 महीने तक स्टोर करता है। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक ऊष्मा संवेदनशील टीका है। सर्वाधिक ऊष्मा संवेदनशील टीका कौन सा है? मोस्ट हीट सेंसिटिव टीका है वो कौन सा है? DPT, हेपेटाइटिस बी, मीजल्स, OPV। तो इसका राइट आंसर सही है डी, OPV। जो मोस्ट सेंसिटिव हीट सेंसिटिव टीका है वो है OPV। मोस्ट हीट सेंसिटिव टीका है वो OPV है, OPV। इसका राइट आंसर डी सही है। OPV सबसे अधिक गर्मी में प्रति संवेदनशील टीका है और इसमें तापमान के प्रति संवेदनशील लेवल होता है, जिसे वैक्सीन CC मॉनिटर BBM कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मॉनिटर BBM वैक्सीन CC मॉनिटर, फुल फॉर्म है वैक्सीन CC मॉनिटर BBM का कहा जाता है। चूँकि यह टीका गर्मी के प्रति संवेदनशील होता है, गर्मी के प्रति क्योंकि ये टीका जो है गर्मी के प्रति संवेदनशील होता है, इसलिए इसे फ्रीजर डिब्बे में
संग्रहित यानी इकट्ठा या रखा जाता है, इकट्ठे किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निर्माता से टीकाकरण स्थल तक कम तापमान पर टीके के भंडारण और परिवहन की प्रक्रिया या प्रणाली कहलाती है। निर्माता से टीकाकरण स्थल तक कम तापमान पर टीके के भंडारण परिवहन की प्रणाली कहलाती है। सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन एट लेवल टेम्परेचर द मैन्युफैक्चर टू द वैक्सीनेशन साइट इज कॉल्ड। इसे क्या कहते हैं? कोल्ड चेन, डीप फ्रीजर, कोल्ड रूम, डीप स्मॉल फ्रीजर। तो इसका राइट आंसर सही है, इसका राइट आंसर सही है ए, कोल्ड चेन। इसे कोल्ड चेन कहा जाता है। इसका राइट आंसर ए सही है, कोल्ड चेन। इसे कोल्ड चेन कहा जाता है। सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन एट लेवल टेम्परेचर, लो टेम्परेचर फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू द वैक्सीनेशन साइट इज कॉल्ड कोल्ड चेन। ए राइट आंसर सही है, कोल्ड चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्थागत प्रसव के मामले में जन्म के समय दी जाने वाली ओपीवी की खुराक है। संस्थागत प्रसव के मामले में जन्म के समय दी जाने वाली ओपीवी की खुराक है। डोज ऑफ ओपीवी गिवन एट बर्थ इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवर इज इनिशियल डोज, फर्स्ट डोज, प्राइमरी डोज, जीरो डोज। कौन सी डोज है ये? तो इसका राइट आंसर सही होगा डी, जीरो डोज। इसका राइट आंसर सही है डी। इसे हम जीरो डोज कहते हैं। जब संस्थागत यानी अस्पताल में जब बच्चा जन्म लेता है उस समय जब पोलियो की खुराक दी जाती है या डोज दी जाती है उसे हम जीरो डोज कहते हैं। इसका राइट आंसर डी सही है। संस्थागत प्रसव के मामले में जन्म के समय दी जाने वाली ओपीवी की खुराक है तो जीरो डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपलिक के धब्बे देखे जाते हैं। कोपलिक के धब्बे देखे जाते हैं। कोपलिक के धब्बे देखे जाते हैं उसे किस कोपलिक स्पोर्ट्स आर सीन इन किस में देखे जाते हैं? चिकन पॉक्स में, चिकनगुनिया में, मीजल्स में, रूबेला में। कोपलिक्स के धब्बे देखे जाते हैं किस में? तो इसका राइट आंसर सही होगा सी, मीजल्स में। कोपलिक के जो स्पॉट पाए जाते हैं वो मीजल्स में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर सही है सी। कोपलिक के जो स्पॉट बन जाते हैं या धब्बे बन जाते हैं उसे मीजल्स में देखे जाते हैं। इसका राइट आंसर सी सही है। निम्नलिखित में से जुड़ी सबसे आम जटिलता कौन सी है? Among the following identify the most common complication associated with mumps। तो कौन सी कंठमाला से जुड़ी सबसे आम जटिलता कौन सी है? इसका ओफ्राइटिस, मैस्टेटाइटिस, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, ऑर्चिडाइटिस। तो इसका राइट आंसर सही होगा, इसका राइट आंसर सही कौन सा है? मम्स में कंठमाला से जुड़ी सबसे आम जटिलता कौन सी है? तो इसका राइट आंसर सही होगा एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। राइट आंसर इसका सही है सी। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस की समस्या होगी जब मम्स के साथ। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होगी मम्स के साथ या कंठमाला से जुड़ी तो वो होगी एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। इसका राइट आंसर सी सही है। इसका एसेप्टिक मेनिंजाइटिस इज टर्म्ड एसेप्टिक मेनिंजाइटिस इज ए टर्म यूज्ड टू डिफाइन इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन लिनिंग्स कॉल्ड मेनिंजिस और ड्यू टू वेरियस etiology with negatives cerebrospinal fluid CSF बैक्टीरियल कल्चर। इसमें बताया गया है कि एसेप्टिक मेनिंजाइटिस जो है एक टर्म यूज किया जाता है वो
डिफाइन किसको डिफाइन करने के, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन लिनिंग, यानी कि जब ब्रेन लिनिंग्स में सूजन आ जाती है उससे हम इस टर्म को जब सूजन आ जाती है तो हम एसेप्टिक मेनिंजाइटिस का या टर्म यूज करते हैं। जब एसेप्टिक मेनिंजाइटिस का यूज करते हैं वो टर्म है, एक टर्म है जो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, वो कब यूज करते हैं, जब ब्रेन लिनिंग्स में सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, तब हम इस टर्म को यूज करते हैं एसेप्टिक मेनिंजाइटिस को। तो इसे और क्या कहते हैं, मेनिंजस, इसे मेनिंजस भी कहते हैं। ड्यू टू वेरियस इटियोलॉजी विद नेगेटिव सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैक्टीरियल कल्चर, जो कि नेगेटिव सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के साथ बैक्टीरियल कल्चर इटियोलॉजी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इन फीमेल, जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है मम्स का फीमेल में वो क्या है। तो कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इन फीमेल, जो फीमेल में मम्स का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ द वेरियस ऊफ्राइटिस एंड ब्रेस्ट टिश्यू मेस्टेटाइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द वेरियस ऊफ्राइटिस, यानी कि ओवरीज, इन्फ्लामेशन ऑफ द ऊफ्राइटिस, ओवरीज में इन्फ्लामेशन और ब्रेस्ट टिश्यू में सूजन, ये एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। इन्फ्लामेशन ऑफ द पैंक्रियाज में इन्फ्लामेशन होना, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन एन्सेफेलाइटिस में ब्रेन में सूजन आना, इन्फ्लामेशन ऑफ द टिश्यू कवरिंग द ब्रेन, जब टिश्यू ब्रेन की जो टिश्यू की इन्फ्लामेशन ऑफ द टिश्यू, मतलब टिश्यू में इन्फ्लामेशन हो जाती है, कवरिंग ऑफ द ब्रेन की जो कवरिंग की जो टिश्यू हो जाती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, एंड स्पाइनल कॉर्ड में इन्फ्लामेशन होना, जिसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। ये सब मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है मम्स के, किसमें, फीमेल में। इन्फ्लामेशन ऑफ द वेरियस ऊफ्राइटिस ब्रेस्ट टिश्यू में जिसे मेस्टेटाइटिस कहते हैं, पैंक्रियाज में सूजन होना और ब्रेन में सूजन आना और ब्रेन की कवरिंग टिश्यू में सूजन आना, स्पाइनल कॉर्ड में सूजन आ जाना, इससे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ये फीमेल के, मम्स के कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ये फीमेल में। ओर्चाइटिस मैन में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, मैन में ओर्चाइटिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इन पोस्ट प्यूबर्टल मैन में मम्स का कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो ओर्चाइटिस है। मैन में जो है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो, यानी मेल में जो है वो ओर्चाइटिस है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो ओर्चाइटिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में रेबीज मुक्त क्षेत्र है, भारत में रेबीज मुक्त क्षेत्र कौन सा है, भारत में रेबीज मुक्त क्षेत्र, रेबीज फ्री जोन इन इंडिया इज, भारत में रेबीज मुक्त क्षेत्र कौन सा है, रेबीज फ्री जोन इन इंडिया इज, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पंजाब। इसका राइट आंसर सही है लक्षद्वीप, सी सही है, राइट आंसर इसका सी सही है, सी। भारत में रेबीज मुक्त क्षेत्र जो है रेबीज फ्री जोन है लक्षद्वीप। भारत में रेबीज जो मुक्त क्षेत्र है, मुक्त मतलब फ्री,
मतलब यहाँ रेबीज है ही नहीं, रेबीज की बीमारी नहीं है वहाँ। रेबीज फ्री जोन है वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है फ्री जोन है, रेबीज फ्री जोन है वो लक्षद्वीप है। रेबीज, इसके बारे में देखते हैं रेबीज। हाँ, रेबीज इज ए मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। रेबीज जो है एक मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है इन इंडिया में। द डिसीज अक्योर इन ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब ये जो डिसीज है पूरे भारत, पूरी कंट्री में सभी भागों में है। एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, लक्षद्वीप आइसलैंड को छोड़कर जो है भारत की यानी पूरी कंट्री में ये डिसीज सभी जगहों में पाया जाता है। क्योंकि लैक ऑफ बिकॉज ये मतलब लक्षद्वीप आइसलैंड को छोड़कर मतलब यहाँ क्यों नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ लैक डॉग, यहाँ डॉग जो हैं वो नहीं पाए जाते हैं। लक्षद्वीप आइसलैंड में डॉग यानी कुत्तों की संख्या नहीं है, वहाँ एक भी डॉग नहीं पाया जाता, इसलिए वो रेबीज फ्री जोन है। रेबीज फ्री जोन है या रेबीज फ्री आइसलैंड है। वेक्टर ऑफ रेबीज वायरस, यहाँ रेबीज का वायरस है ही नहीं क्योंकि वहाँ डॉग ही नहीं है। इन दैट पार्टिकुलर रीजन, इस पार्टिकुलर रीजन में वेक्टर ऑफ रेबीज वायरस है ही नहीं, तो इसलिए वहाँ को जब कुत्ते ही नहीं है, डॉग ही नहीं पाए जाते वहाँ, तो रेबीज ऑटोमेटिक नहीं होगी वहाँ। तो दिस मेक गोवा द फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट इन द कंट्री। जो मेक गोवा जो है फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट है, फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट इन द कंट्री में जो है गोवा जो है वो फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट है। गोवा में भी रेबीज नहीं पाया जाता, वहाँ बिल्कुल फ्री यानी कि बिल्कुल फ्री है वो। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। रूबेला, जर्मन खसरा जिसे कहते हैं जर्मन खसरा, रूबेला को हम जर्मन खसरा के नाम से भी जानते हैं। रूबेला खसरा, जर्मन खसरा के चकत्ते सबसे पहले शरीर के किस अंग में दिखाई देते हैं। रूबेला या जर्मन खसरा के जो चकत्ते पाए जाते हैं वो सबसे पहले हमारे शरीर के किस अंग में दिखाई देते हैं। रूबेला फर्स्ट अपीयर इन विच बॉडी पार्ट, किस अंग में पाए जाते हैं, कहाँ दिखाई देते हैं। लेग, ट्रंक, हेड या फेस। लेग्स में, ट्रंक में, हेड में या फेस पे। तो इसका राइट आंसर है डी सही, हमारे फेस पे पहले दिखाई देते हैं। फेस पे सबसे पहले जो है रूबेला या खसरा के चकत्ते जो है हमारे शरीर पर फेस पर दिखाई देते हैं, सबसे फेस पर पहले दिखाई देते हैं, सबसे पहले फेस पर। इसका राइट आंसर डी सही है। रूबेला के बारे में जानते हैं क्या। द मेन सिम्टम ऑफ रूबेला, जो मेन सिम्टम है ऑफ रूबेला का जो मेन सिम्टम है वो स्पॉटी रेसेस या क्या है, स्पॉटी रेसेस मतलब रेसेस पाए जाते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं ऑन द फेस से, ऑन द फेस पर स्टार्ट मतलब सबसे पहले फेस पे पाए जाते हैं, फिर बिहाइंड द ईयर, फिर बिहाइंड द ईयर के पीछे पाए जाते हैं, फिर फैलते हैं ऑफ द स्पीड, फैलते हैं टू द नेक पर और बॉडी पर, फिर सारी बॉडी पर फैल जाते हैं। द रेसेस टेक्स 2 to 3 वीक्स अपीयर, जो रेसेस होते हैं वो 2 से 3 हफ्ते पर अपीयर हो जाते हैं। आफ्टर गेटिंग रूबेला, मतलब 2 से 3 हफ्ते में अपीयर आफ्टर गेटिंग रूबेला फैल जाते हैं पूरे शरीर पर। द रेसेस लुक्स रेड या पिंक, जो रेसेस पाए जाते हैं वो लुक दिखाई देते हैं रेड या पिंक, यानी लाल रंग के या पिंक यानी गुलाबी कलर के
ऑन द वाइट स्किन पर, वाइट स्किन पर गुलाबी या पिंक या रेड कलर के दिखाई देते हैं हमारे शरीर पर। तो रूबेला या जर्मन मीजल्स इज ए वायरल इलनेस दैट कोज ए स्किन रेशेस या जॉइंट पेन। जो रूबेला है या जर्मन मीजल्स है जो एक वायरल इलनेस है जो कि किसके कारण होता है, स्किन रेशेस या जॉइंट पेन। इसके कारण जो होता है स्किन रेशेस, इसमें स्किन रेशेस पाए जाते हैं, स्किन रेशेस हो जाते हैं और जॉइंट पेन होता है और जॉइंट पेन होने लगता है। रूबेला वायरस द रूबेला वायरस, जो रूबेला वायरस है एक टोगा वायरस ऑफ द जीनस रूबी वायरस। मतलब रूबेला वायरस जो है एक टोगा वायरस ऑफ द जीनस रूबी वायरस का एक टोगा वायरस है। इज ए इनवेलप्ड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। इसमें जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। रूबेला वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब रूबेला वायरस है उसमें कौन सा वायरस पाया जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, रूबेला वायरस में कौन सा वायरस पाया जाता है, किस प्रकार का वायरस पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो इसका राइट आंसर होगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, खसरा रूबेला जिसे कहते हैं खसरा या रूबेला के चकत्ते सबसे पहले शरीर के किस भाग में दिखाई देते हैं। खसरा के रूबेला के पाए जाते हैं किस पे, फेसेस पे। लेकिन खसरा के चकत्ते सबसे पहले किस अंग पर दिखाई देते हैं, मीजल्स जिसे रूबेला कहते हैं। वो रूबेला था, वो जर्मन रूबेला था, ये रूबेला मीजल्स है। तो फर्स्ट पहले अपीयर होते हैं किस बॉडी पर, बॉडी के किस भाग पर, लेग्स के, फेस पर, हैंड पर या ट्रंक पर। तो इसका राइट आंसर सही होगा बी। ये मतलब इसका राइट आंसर भी बी सही है, यानी कि फेस से ही शुरुआत होती है इसकी। जो खसरा या रूबेला है के चकत्ते सबसे पहले हमारे फेस पर दिखाई देते हैं, फेस पर होते हैं। फर्स्ट रेसेस फर्स्ट अपीयर विद इन द बॉडी पार्ट, अपीयर इन विच बॉडी पार्ट, तो वह फेसेस पर दिखाई देते हैं। इसका राइट आंसर भी बी सही है। It usually begin at flat red spot। इसमें फ्लैट रेड स्पॉट पाए जाते हैं दैट अपीयर ऑन द फेस, जो कि फेस पर पाए जाते हैं। हेयर लाइन पर। मीजल्स इज क्वेज्ड, मीजल जो होता है क्वेज्ड होता है किसके कारण, बाई ए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। ये भी एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, वो भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस के कारण होता था। विद फर्स्ट स्टीरियोटाइप, ये मतलब एक फर्स्ट स्टीरियोटाइप के साथ होता है। इट इज़ क्लासिफाइड बाई मेंबर ऑफ द जीनस मोरबिली वायरस। वो ये क्या है, जीनस मोरबिली वायरस है। इन द पैरामिक्जो वायराइड फैमिली का, किस में पाया जाता है, ये पैरामिक्जो वायराइड फैमिली में पाया जाता है। और इसका जीनस क्या है, मोरबिली वायरस है। और उसका जीनस क्या था, उसका रूबिली करके था कुछ, हाँ रूबी वायरस, उसका रूबी वायरस था। ये था रूबेला का रूबी वायरस। ये जीनस किसका था, रूबी वायरस का। और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता था। और इसका है